जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर की बेसिक की, सीनियर की बेसिक की। यानी जो सीनियर है उनकी पेंशन कम है और जो उनके साथ का जूनियर है उनकी पेंशन ज्यादा है। यानी सेम एनरोलमेंट है, डेट ऑफ मस्टरिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पेंशन में डिफरेंस है। जो सीनियर है उनकी पेंशन वाकई में कम है और जो जूनियर है उनकी पेंशन ज्यादा है। तो किस तरीके से आपको विसंगतियां दूर करनी है, आपको अपनी पेंशन बढ़ानी है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है अलग अलग खर्चों को पूरा करने के लिए, लेकिन पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को दूर करने के लिए पेंशन में उसके लिए पैसा खत्म है, उसके लिए पैसा है ही नहीं। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा रिजर्विस्ट पेंशनर के बारे में। जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको वाकई में नुकसान है पेंशन पे, उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा आईटीआर पे। ऐसा कौन सा टैक्स रिजाइम आप चुने जिसमें आपका टैक्स कम बने, यानी आपको नुकसान ना हो। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और भी दोस्तों कुछ पॉइंट है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, रिजर्विस्ट पेंशनर के लिए कुछ नहीं है। ओआरओपी नहीं है, सर्कुलर 568 नहीं है, एंट्री लेवल पे का एरिया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रिजर्विस्ट जो पेंशनर्स हैं उनको वाकई में बहुत बड़ा नुकसान है पेंशन पे। उनकी मिनिमम पेंशन दे रखी है 9,000 रुपए। अब कई रिजर्विस्ट पेंशनर पूछते हैं सर हमें एंट्री लेवल पे लागू है, सर्कुलर 568 लागू है? नहीं दोस्तों, जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं उनके लिए वन रैंक पेंशन तो लागू नहीं है। साथ ही साथ सर्कुलर 568 का एरियर भी लागू नहीं है, ना ही एंट्री लेवल पे का एरियर लागू है। उनके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ भारत सरकार ने उनकी पेंशन फिट कर रखी है 9,000 मिनिमम पेंशन। ये नुकसान है, बल्कि होनी चाहिए 11,420 11,420 होनी चाहिए। अब जिन्होंने कोर्ट केस किया, ज्यादातर वो एयरफोर्स के पेंशनर थे, उनको फायदा मिल गया, लेकिन हर एक पेंशनर को यहां पे फायदा नहीं दिया गया भारत सरकार के द्वारा। यानी कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी रिजर्विस्ट पेंशनर्स को बढ़ाकर पेंशन नहीं दी जा रही, जैसा कि 11,420। तो ये होनी चाहिए पेंशन। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सरकार का लेटर ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 का, जिसमें लिखा है इन फ्यूचर पेंशन वुड बी रीफिक्स एवरी 5 ईयर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यहां पे साफ बता रखा है अपने लेटर में कि हर एक 5 साल बाद हम डिफेंस पेंशनर्स की ओआरओपी रिवाइज करेंगे। ओआरओपी 1 के बाद ओआरओपी 2 आई, ओआरओपी 2 के बाद ओआरओपी 3 आई। ऐसे ही हर एक 5 साल बाद आपकी पेंशन रिवाइज होगी ओआरओपी में। ये भारत सरकार ने खुद लिखा हुआ है अपने लेटर में। इन फ्यूचर पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर, हर एक 5 साल बाद। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा में ओआरओपी 3 का होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मिलना ही है। जी हाँ दोस्तों, अब कैबिनेट मीटिंग जो हुई उसमें ओआरओपी 3 को शामिल करना, उस पर चर्चा करना, ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको ओआरओपी 3 मिलनी है। अगस्त में नहीं मिली, जुलाई में नहीं मिली, तो 3-4 महीने बाद मिल जाएगी। ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है दोस्तों। ये प्लानिंग गवर्नमेंट ने कर रखी है कि हमें हर एक 5 साल बाद आपको ओआरओपी देनी है। अब दोस्तों, इसको ज्यादा बढ़ावा देना ये एक सही बात नहीं है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पे हम इसे बहुत बड़ा बढ़ावा दे देते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, यानी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है वो है, जो मिलना है वो आपको मिलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पे साफ क्लियर कर रखा है कि 5 साल बाद आपकी ओआरओपी रिवाइज होगी, वो आपको मिलेगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैबिनेट में इसका जिक्र हो या फिर ना हो, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपको मिलेगी ओआरओपी 3 100%। चलते अगली जानकारी की तरफ। ज्यादा टैक्स ना बने, अगर इससे बचना है तो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आईटीआर फाइल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टैक्स से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स कम बने, तो उसके लिए आप न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन चूज करें। न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से
आप अपना टैक्स बनवाएं। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसके हिसाब से आपका ज्यादा टैक्स बनेगा। हाँ, अगर आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए आप ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज कर सकते हैं, क्योंकि उस वाले ऑप्शन में आप ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं जहां जहां आपने पैसा लगा रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टोटल इनकम पर या फिर टोटल पेंशन पे साल की उस पे कम टैक्स बने, तो उसके लिए आप न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन चूज करें। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका टैक्स कम बनेगा, कम पे करना पड़ेगा टैक्स। जैसे आपका मान लेते हैं 1 लाख बन रहा है टैक्स, तो आपका वो बनेगा 85,000 या फिर 90,000, कम बनेगा वो। तो आप न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्शन चूज करें। और अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप अपने सीए से कांटेक्ट करें, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे आप कनेक्ट करें, उनसे आप पूछिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री एमओडी के पास बहुत पैसा है, लेकिन जवानों जेसीओस की पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए पैसा नहीं है, सही पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास बहुत सारा पैसा है, हथियारों की खरीद के लिए, मशीन्स लेने के लिए, कहीं और पैसा लगाने के लिए बहुत सारा पैसा है। अभी हाल ही में इन्होंने 300 करोड़ रुपए लगाए एक मशीनरी पर। तो दोस्तों, कुछ और चीजें खरीदने के लिए जब पैसा है, तो फिर पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, जो इतने सालों से वे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पैसा क्यों नहीं है? उनकी पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए पैसा नहीं है, क्यों? तो दोस्तों, यहां पे इन चीजों को पूरा करना चाहिए, सही पेंशन देनी चाहिए और जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उसको मानना चाहिए। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनकी जो वाकई में रियल में मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, बस जेब से नहीं निकल रहा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जिन सीनियर्स की अपने जूनियर से बेसिक कम है, तो ऐसे पेंशनर्स अपनी और अपने सीनियर की कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाकर रिकॉर्ड को भेजें। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो जूनियर हैं या फिर जो सीनियर है। अब दोस्तों, जो सीनियर्स हैं उनकी पेंशन कम है, उनकी बेसिक कम है 7 सीपीसी में, और उन्हीं के साथ के जो जूनियर हैं उनकी बेसिक ज्यादा है, उनकी बेसिक पेंशन ज्यादा है या फिर बेसिक ज्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों? अगर आप सीनियर हैं तो आपको अपनी कंपैरेटिव और अपने जूनियर की कंपैरेटिव बनाकर अपने रिकॉर्ड को भेजनी है। आपको उसमें डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट सब कुछ मेंशन करना है। कितनी आपकी बेसिक पहले फिट करी, कितनी बाद में हुई, ये सब आपको मेंशन करनी है, अपनी भी और अपने जूनियर की भी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, वो सारी चीज आपको रिकॉर्ड को भेजनी है ताकि रिकॉर्ड उसे वेरीफाई कर पाए। अगर दोस्तों आपकी स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट सही पाई जाती है, तो फिर आप जो सीनियर हैं, फिर आपकी भी बेसिक बराबर कर दी जाएगी, आपकी भी बढ़ा दी जाएगी, या तो जूनियर के समकक्ष कर दी जाएगी, उनकी इक्वल कर दी जाएगी, या फिर थोड़ी और बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। आपको कंपैरेटिव डिफरेंस स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी अपनी रिकॉर्ड को, अपनी भी और अपने जूनियर की। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 6 सीपीसी लागू हुआ 1/1/2006 से। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि छठा पे कमीशन लागू हुआ 1/1/2006 से। लेकिन दोस्तों, जो छठे पे कमीशन का असली फायदा आपको मिला, वो आपको मिला 2008 में या फिर 2009 में। एकदम से 6 सीपीसी लागू नहीं हो गया था, ये तो इफेक्टिव डेट थी 1/1/2006 से, कि 1/1/2006 से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको असली फायदा आपको मिला 2008-9 से, छठे पे कमीशन का। यानी छठा पे कमीशन लागू होने के बाद भी आपको 5th सीपीसी के अनुसार, 5वें पे कमीशन के अनुसार पे पेंशन दी जा रही थी 2007 तक, 2008 तक। बाद में जाकर आपको छठे पे कमीशन का फायदा मिला 2008 का, 2009 का। अब कई पेंशनर हैं जो एंट्री लेवल पे का एरियर लेना चाहते हैं, तो वो अपनी बेसिक देख रहे हैं, पुरानी बेसिक। तो दोस्तों, आपको अपनी पुरानी बेसिक नहीं देखनी, आपको अपनी 2006 की बेसिक देखनी है। तो दोस्तों, 2006 का रिवीजन तो हमें देखने को मिला 2008-9 में। तो आप 2008-9 की क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक करिए, उसमें आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपकी बेसिक थी कितनी। उसके हिसाब से आप एंट्री लेवल पे का एरिया लीजिए। तो आप अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट आगे की चेक करिए 2008-9 की। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।